क्लास 12 स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कोई सा भी साल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया हो। तो सबसे पहली बात तो ये टॉपिक न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल जब इसमें आना है तो न्यूमेरिकल करने के लिए इसकी थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई तो आप उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बड़े ही चुटकियों में कर लेंगे। तो आप इसको करते हैं अपन स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन सीधे सीधे वर्क से है। और वर्क कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले समझाया था कि यहाँ पे कोई इन्फिनिटी, अपन जैसे किसी स्पेस में है, यहाँ पर ये कोई स्पेस है, स्पेस मतलब कोई जगह है, इसकी कोई लोकेशन है और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी है, ये कोई पर्टिकुलर जगह है और इससे कुछ बहुत सारी डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये कोई दूसरी जगह है। हमारे पास यह इनफाइनाइट जगह पे बहुत सारा चार्ज पड़ा हुआ है। यहाँ पे चार्ज कितने पड़ा हुआ है, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 है एंड सो ऑन, Q1 है। खूब सारे चार्जेस यहाँ पे पड़े। ऐसा समझ ले कि ये कोई अलग ही प्लेनेट है और ये हमारी अर्थ। तो अलग प्लेनेट से अब क्या करना है, दूसरे चार्जेस को उठा के यहाँ लेके आना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ के चलनी है कि ये जो अर्थ मैंने मानी यानी ये जो जगह मानी, यहाँ पे कोई भी चार्ज पहले से मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज को ऐसा समझ ले कि आदमी, भाई ये प्लेनेट अर्थ है, वो प्लेनेट कोई दूसरा, ये मान लो ये सैटर्न है, शनि ग्रह है और शनि ग्रह से अपन को लेकर आना है। शनि में तो अपन पहुंचे ही नहीं, अभी तो मंगल मान लेते हैं। मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह पे कुछ लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, इन सबको उठा उठा के यहाँ लेके आना है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे अर्थ पे कोई भी आदमी अब बचा ही नहीं है। अब समझ लो अर्थ खत्म हो चुकी है, अर्थ सब मर गए आदमी और एक भी आदमी नहीं है। तो अब जब आप पहले ही चार्ज को उठा के लेके आते हैं, कौन से चार्ज पहला, Q1 को उठा के लेके आते हैं। मान लेते हैं कि Q1 की एक स्पेशल लोकेशन है इस पूरी अर्थ पे। तो ये लोकेशन क्या है, पॉइंट ए है। जैसे तो मैंने बोला कि इसको उठा लाओ, कहाँ लाओ, पॉइंट ए पे ले आओ, तो ले आए। तो मुझे बताओ कि जब यहाँ पे कोई चार्ज था ही नहीं तो आपको इस Q1 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क क्या किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा क्या? कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तब होता है जब यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज होता है और उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होता, उस पर एक फोर्स लगा रहा होता। तो फिर हम उधर से वापस उस पर फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्प्लेस कराते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि वर्क किया, कितना किया, W बराबर F इंटू dx किया, फॉर्मूला है। लेकिन अभी जब Q1 चार्ज को उठा लाए तो W1 कितना किया, 0 किया, क्योंकि फोर्स तो लगाया ही नहीं। अरे जब इधर से कोई रिपल्सन नहीं हो रहा या अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो उधर से अपन को फोर्स लगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो Q1 चार्ज को जब हम किसी स्पेस में उठा के लाते हैं, ऐसी स्पेस जिसमें पहले से कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो फिर किया गया वर्क डन कितना होता है, 0 होता है उस केस में। लेकिन असली पिक्चर तो अब स्टार्ट होती है कि जब आप Q1 ले आए तो अब जब आप Q2 लाएंगे, मान लो कि Q2 की कोई रेस्पेक्टिव पोजीशन है B, कोई पॉइंट है B, यहाँ लाना है, कौन को लाना है, Q2। तो अब यहाँ पे Q2 जब आया तो अब ये यहाँ पे अनजान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कौन रहता है, इसका भाई Q1। तो इसका भाई Q1 इस पर कोई फोर्स तो लगाएगा। आजकल के जमाने में वैसे ही भाई भाई में बनती नहीं है, तो भाई भाई क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई। तो ये लड़ेगा इससे, यदि ये सेम नेचर के हुए तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स लगाएगा, बोलेगा मेरे फील्ड से बाहर निकल, क्योंकि अब ये इस स्पेस, इस Q1 चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, क्योंकि चार्ज यहाँ आ चुका है। तो चार्ज अब Q1 आ गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q2 आना चाहेगा, तो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स जब लगेगा तो अपन को भी लगाना पड़ेगा। अपन को जब फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपन को लाना तो है ही पॉइंट बी पे, तो ले आए। तो जो W2 होगा उसमें अपन को फोर्स लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा इसका मतलब कुछ वर्क डन होगा। अब इसका मतलब ये 0 नहीं होने वाला है, इज दैट। तो ये कितना होगा, तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बहुत आसानी से यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ डेरिवेशंस किए, उनके डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है कि W बराबर एक तो Q इंटू V होता है।
भाई ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था, V बराबर W अपॉन Q। तो अब हम बार बार उसी डेरिवेशंस को दोबारा पूरा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जो डेरिवेशंस का रिजल्ट हमने सीख लिए उनका हम डायरेक्टली उपयोग करेंगे। तो हमने देखा है कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो W बराबर कितना होगा, Q इंटू V। ये Q कौन होता है, ये वो Q होता है जिसको आपने लेके आया है। तो आपने कौन सा Q लेके आए, Q2 लेके आए। तो W2 क्या होगा, Q2। अरे भाई Q2 तो लाए आप, तो Q2 यहां आ गया। अब ये V किसका है, ये V उस चार्ज का होता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस चार्ज Q2 को लेके आए। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, Q1 का। तो मैं कह दूं Q2 V1। V1 कौन, V1 का कितना होगा, K Q1, और डिस्टेंस मान लो इन दोनों के बीच में कितनी है, R है। मान लेते हैं A और B के बीच में डिस्टेंस R है। तो इस चार्ज को यहां लाने पर ये Q1 इस पे अपना पोटेंशियल लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। इसलिए W2 कितना आ जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल किसका, Q1 का। तो हमारे को पता पड़ गया कि Q2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V1। V1 किसका पोटेंशियल है, चार्ज Q1 का। तो वो कैसे निकलेगा, K Q1 का पोटेंशियल है Q1, और डिस्टेंस कितनी है Q2 से R। तो हमारे पास में W2 की वैल्यू पता पड़ गई कि K Q1 Q2 अपॉन R होती है। ये जो K Q1 Q2 अपॉन R होती है, ये और ये W1 बराबर 0, दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, W1 प्लस W2। तो W1 यानी 0, W2 यानी K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो वर्क डन मैंने किया दो चार्ज को किसी स्पेस में लाने के लिए, ये वर्क डन किस में स्टोर होएगा, ये दो सिस्टम बन गए, दो चार्जेस का एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा ये वर्क डन। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी सिस्टम में n चार्जेस को, और दो ही लाए जरूरी है क्या, n ला सकते हैं, किसी सिस्टम में n चार्जेस को इनफाइनाइट से किसी स्पेस में, ऐसा स्पेस जहां पे पहले से कोई चार्ज नहीं था, वहां लाने में किया गया वर्क डन। और लाने में भी कहां पर, उनकी स्पेसिफाई लोकेशन पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, उस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव n चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी स्पेस at their specified locations is stored in the form of electric potential energy of that system of n charges। तो सिंपल सी डिफाइन आप इसको कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे फंक्शन किसी तरीके से हमको डिराइव कराने हैं यहाँ पे। अब आप सोचें कि तीसरा लाना होगा तो क्या करेंगे, तो तीसरा कहाँ आएगा, उसकी कोई स्पेसिफाई लोकेशन बनाए, सी पॉइंट देवें, और Q3 को जब आप लाएं तो अब देखिए कि Q3 किन किन के फील्ड में आ रहा है। अरे Q1 Q2 के आ रहा है, तो अब Q3 पे दो दो पोटेंशियल लगेंगे, यानी यहां पर जब W3 निकलेगा तो हम ऐसा कहेंगे कि Q3 इंटू किस किस का, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू, ये मैं लिख दूं यहां पे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा लेंगे पहले, Q1, एक तो Q1 लगाएगा, प्लस अब ये भी तो लगाएगा इसमें, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q3 तो ऐसे ही रहे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, W बराबर Q2 इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल अब किस किस का लगेगा, Q1 का भी लगेगा और Q2 का भी। तो Q3 तो Q3 रहेगा, लेकिन पोटेंशियल दो दो आ जाएंगे यहाँ पे, यानी V1 प्लस V2, यानी हम कह सकते हैं V1 प्लस V2। अब V1 V2 कितना है ये समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दें इनकी वैल्यू। तो Q3 इंटू देखो V1 किसका पोटेंशियल है, K Q1 अपॉन, अब इसकी डिस्टेंस देखो, तो मान लो कि ये C पॉइंट पे Q3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, R13। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस R13 है, तो 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R23। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू K Q1 अपॉन R13। सिमिलरली आगे देखो, ब्रैकेट है आपके, ब्रैकेट लगा दो, और V2 चाहिए, यानी इसका पोटेंशियल चार्ज का, तो K Q2, और डिस्टेंस देखो Q3 से कितनी है, आपने मानी इसको R23,
तो ये R23 आ जाएगा। तो आपके पास में W3 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, K, ध्यान से देखो, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस तरीके से आप इसमें W3 फिर ऐसे W4 W5 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसकी लिखते हैं अपन डिफाइन। तो अब इसके डिफाइन लिख लेते हैं अपन, क्योंकि आप सीख गए कैसे करना है काम इसमें। तो डिफाइन लिखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि द पोटेंशियल एनर्जी द इलेक्ट्रिक द वर्क डन required to bring n charges कौन कौन से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, फ्रॉम कहाँ से लाना चाहते हो, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर respective locations in any space is stored, क्या लिख रहे हैं अपन, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग n चार्जेस Q1 Q2 Q3 and so on Qn from infinity to their specific location या respective locations in any space is stored in the form of electric potential energy of that system of n charges। तो ये बड़ी सिंपल परिभाषा आपके सामने, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस तरीके से समझे इसको कि किसी n आवेशों के निकाय, सिस्टम को हम निकाय या तंत्र कहते हैं, n आवेशों के निकाय में से उन आवेशों को किसी भी स्पेस में, स्पेस को अपन समष्टि कहते हैं हिंदी में, तो किसी समष्टि में उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो स्थितियां हैं, वहां पर लाने के लिए जितना भी आवश्यक कार्य जो करना पड़ता है वो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई कितने n आवेशों के निकाय को अनंत से किसी स्पेस में उनकी जो निम्न स्थितियां हैं उनमें लाने के लिए किया गया कार्य उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये कहलाती है आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन आपके सामने है। अब यहाँ पर अपन अलग अलग सिस्टम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं टू चार्जेस का सिस्टम, फिर 3 का लेते हैं और फिर 4 का लेते हैं, एंड सो ऑन, n के लिए भी बात करेंगे। तो जो काम की चीज़ है वो सबसे पहले केस 1 फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो बेटा इसको देखो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और अपना जो मेथड है वो भी लगा सकते हो। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आपको याद करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लो पहले ही, और उसके बाद इसको आया कैसे वो भी निकालना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर W, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके रूप में स्टोर हो रही है, वर्क डन ही वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो W बराबर U बराबर यह आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। और इस केस में जो डायग्राम बनेगा कि कैसा 2 चार्जेस का सिस्टम कैसा हो सकता है, तो ऐसा बनेगा, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा A पॉइंट पे Q1 और एक चार्ज यहाँ पड़ा B पॉइंट पे Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R12। तो इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये इतनी। अब ये आए कैसे, वो सारी गणित किस में आती है, प्रूफ में, कि भाई ये पहले एक Q1 आया था तो W1 कितना हुआ 0, फिर Q2 आया था तो फिर W1 कितना हुआ, W2 कितना हुआ, फिर टोटल वर्क डन कितना हुआ, W बराबर W1 प्लस, वो भी करवाया तो था मैंने। तो फिर इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाए। तो आप इसको प्रूफ चाहिए आपको तो ले लो। व्हेन वी ब्रिंग, देखो व्हेन वी ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट A, कहां पे ला रहे हो, एनी पॉइंट A फ्रॉम फ्रॉम क्यों, इन ए स्पेस, देन रिक्वायर्ड वर्क डन
देन रिक्वायर्ड वर्क डन कितना होगा, यानी जब Q1 चार्ज को आप उठा के लेके आ रहे हैं नन से किसी पॉइंट A पर किसी स्पेस में, तो रिक्वायर्ड वर्क डन आपका W1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। इक्वेशन नंबर 1 कारण लिखना है यहाँ पे, रीजन क्या है, देयर इज नो चार्ज available in the space before bringing of charge Q1। जब आप चार्ज को लेके आए Q1 को, उससे पहले आपकी स्पेस में कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं था, इसलिए वर्क डन कितना हुआ, 0, क्योंकि आपको कोई रिपल्सन फोर्स लगा ही नहीं, तो आपको कोई वर्क करना भी नहीं पड़ा। तो W1 0 रहा, इक्वेशन 1 हो चुकी है। सेकेंड चार्ज को हम लेके आना चाहते हैं तो हम यही लिखते हैं, नाउ व्हेन वी ब्रिंग, अब इतना सारा मत लिखना, डायरेक्टली लिख लेना, सिमिलरली नाउ को काट दो, सिमिलरली W2 का मतलब दूसरा चार्ज को उठा के लाए, तो ये लैंग्वेज वही हो जाएगी जो हमको खुद को समझनी है, लिखनी नहीं है। नाउ वी ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट B इन ए स्पेस, देन रिक्वायर्ड वर्क डन। तो ये लाइन है, हम इसलिए लिख सकते हैं ना, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू डायग्राम में दिख रहा है कि आप किसको लाए हो, आप B पॉइंट पे Q2 को ही लाए हो, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम सिमिलरली W2 कितना होगा, चार्ज कौन सा लाए, Q2। आप याद रखिए W का फॉर्मूला मैंने फिर कहा था आपको, W बराबर कितना होता है, QV। तो Q2 को लाए, Q2 और V किसका है, V1, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल है ये, तो Q2 इंटू V1 और Q2 और V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल इसके ऊपर, तो K Q1 और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R12। अब ये फॉर्मूला कहाँ से लिख रहा हूँ, तो फिर भी ये क्या सीखा आपने, KQ/R होता है। आपने पिछले लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखने हैं और उनके जो रिजल्ट थे उन्हीं को तो यहाँ यूज करना है, ताकि हम इनको और सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमारे पास में ये आ गया ना, KQ1Q2 अपॉन R12, तो W2 कितना आ गया, KQ1Q2 अपॉन R12, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, सो टोटल वर्क डन इधर लिख दूं मैं, टोटल वर्क डन देखो W बराबर क्या हो जाए, W1 प्लस W2, और देखो यहां से ध्यान से W1 तो 0 है, W2 ये, तो टोटल आपको आंसर वही मिलना है वापस, KQ1 Q2 अपॉन R12। तो ये आपके पास में टोटल वर्क डन आ गया, जो कि देखो वो का वही है। अब आपको बस यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज वाई, एक लाइन लिख लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा था हालांकि, लेकिन चलो लिख लेते हैं, ऊपर वाला मिटा दो, तो वर्क डन आ गया यहाँ पे आपके पास में KQ1Q2 अपॉन R12। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये लैंग्वेज रट ही लो, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज ही थे यहाँ। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो क्या है, ये रहा, U बराबर W बराबर, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो U आपका सिंबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो W के बराबर होगा, या क्या आ जाएगा, KQ1Q2 अपॉन R12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which gives the value of electric potential energy and also the work done required to bring two charges in a space at which no charge is available। ओके, तो आगे बढ़े अपन, अब ले लेते हैं अपन थ्री चार्जेस का सिस्टम। तो 3 का देखो, केस 2 मिटाओ इसको, अब मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूं। अब थोड़ा सा अपन क्या डिराइव कराना तो सीख ही गए, कैसे लेना है आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि पहले W1 फिर W2 फिर W3 फिर W4 W5 जितने भी निकालोगे टोटल वर्क डन कितना आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, उनको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका किसमें स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे 3 सिस्टम है 3 चार्जेस का। कैसा हो सकता है, ए चार्ज ये रहा, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, बी पॉइंट पे कोई चार्ज है और एक सी पॉइंट पे कोई चार्ज है। ए पे माना Q1 है, बी पे माना Q2 है और सी पे कौन है, Q3। तो एक ट्राइंगल बन रहा है,
तो कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीन चार्जेस का कोई सिस्टम है और उसके लिए ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, या फिर इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। क्वेश्चन पूछेगा दोनों ही तरीके से, अपन को इसको करना है। वर्क पूछे तो W लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो U लिखना है। Q1 Q2 Q3 डिस्टेंस मानो, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस R12, याद रहे 1 और 2 के बीच में R12, 2 और 3 के बीच में तो R23, और 1 और 3 के बीच में तो R31। क्या ले ले, R13 ले लो, R31 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी। तो क्या रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से आएगा, U बराबर W यहाँ पे 3 प्रकार से आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। आप अलग अलग निकाले घर पे और चेक करें कि मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो का वही आता है नहीं आता उस तरीके से। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट याद करें, देखो स्टार्ट करो यहाँ से, यही से स्टार्ट करो 1 2 3 इस तरीके से। तो देखो पहले 2 को ले लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज कितना आने वाला है, 2 चार्ज आने वाले, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा K Q1 Q2 2 ही आता है और नीचे एक डिस्टेंस आती है, स्क्वायर भी नहीं आता है, क्योंकि पता है कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा तो ये UF बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, फोर्स में होता है ना कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो Q1 Q2 R स्क्वायर थोड़ी है, यहाँ क्या है R ही है। अंदर देखो सबकी वैल्यू में देखो, फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, E क्या होता है कि Q1 अपॉन R स्क्वायर, एक चार्ज कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में एक R ही कम हो जाता है पूरा ही, चार्ज तो कम हुआ जो हुआ, एक R स्क्वायर भी कम हो गया। और अब ये जो U आई है इसमें 2 चार्ज वापस आ गए, लेकिन नीचे R का R ही है, तो अंतर है इन सब में, इनसे इनका रिलेशन भी निकलता है। F जो है वो क्या होता है, F बराबर होता है माइनस डी यू, U बराबर होता है माइनस डी एफ अपॉन, अरे यार भूल गया, F बराबर क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ये फॉर्मूला भी सीखेंगे आगे, फिलहाल तो अभी इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन करेंगे, मिटा दूं, ये तो फालतू याद करवाया मैंने, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप 12वीं में कैसे पास होंगे, है ना। 7 नंबर चाहिए तो ये सारे तो तरीके सीखने ही पड़ेंगे भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 4 चीज हैं अलग अलग, ऐसे नहीं एक में कर दिया काम, गलत हो जाएगा सब। अब देखो स्टार्ट करो 1 से, कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 2 पे खत्म किया, वहीं से स्टार्ट करो, Q2 आगे कौन आएगा 1 2 3, Q3 अपॉन R23 नीचे तो बिल्कुल आसान हो गया काम, के जो चार्ज के नीचे Q1 2 है तो 1 2, 2 3 है तो 2 3। अब देखो 3 पे खत्म किया तो Q3, और देखो 1 2 3, 3 के बाद वापस कौन आ गया 1 आ गया, तो Q3 Q1 और 3 1 है तो R31। तो ये इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखो इसको फिर समझ लो डिटेल वे में, Q1 लाए वर्क डन 0 करना पड़ा, ये वर्क डन कितना है 0। Q2 लाए इसने पोटेंशियल लगाया कि Q1 Q2 अपॉन R12, Q3 लाए इसने भी लगाया उसने भी लगाया, तो के Q1 Q3 अपॉन R13 अपॉन प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। तो इस तरीके से इसमें जो टर्म आई, तो 2 टर्म तो आई W3 में, एक टर्म आई W1 में और W2 में, और एक W1 तो क्या था 0 ही था, इसलिए यहाँ पर 3 टर्म आई है, यानी 3 चार्ज है, 3 चार्ज का सिस्टम है, 3 टर्म आएगी। 2 चार्ज का सिस्टम है, 1 टर्म आई थी, अब 4 चार्ज का सिस्टम लेंगे 6 टर्म आएगी, कितनी आएगी 6। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल दूंगा मैं इसमें आगे आपको। तो Q1 Q3 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q3 Q1 अपॉन R31। अब देखो सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, प्रूफ इसका मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको याद करना है, न्यूमेरिकली आएगा इसमें, और प्रूफ तो आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद करेंगे। थैंक यू। तो देखो फॉर अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, बढ़िया सा स्क्वायर बना दो। एक स्क्वायर क्यों बना दिया, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया, एक पॉइंट सी दे दिया, एक पॉइंट बी, स्पेस है, 4 पॉइंट को अच्छे से देंगे। ऐसे क्यों देंगे, ए इधर, ए बी उधर, सी उधर, डी उधर, ऐसे काम नहीं करना। बहुत अच्छे से 4 बिंदुओं को लगाया, और ऐसे लगाया कि सबकी डिस्टेंस ही कैसी है, इक्वल इक्वल लगे भाई, इस चार्ज की इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे बराबर है। बस इसकी इससे अलग है
और इससे इसकी, ये दोनों तो सेम ही है लेकिन इनसे अलग है, क्योंकि ये कौन है बेटा, डायगोनल। रे ये कौन है, डायगोनल। डायगोनल कौन होता है, इन दोनों का रूट निकालते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, और ये भी क्या है, डायगोनल। तो अब यहाँ पे 6 टर्म क्यों आ रही है, थोड़ा थोड़ा ध्यान पड़ रहा होगा। देखो पहले पे चार्ज कौन था, Q1, दूसरे पे कौन, Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पर Q4। डिस्टेंस कौन होगी, R12, डिस्टेंस कौन होगी, R23, यहाँ पे कौन होगी, R34 या 43, 34, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा तो 34, और यहाँ क्या होगी, R4 और फिर 1 वापस रिपीट होगी। और फिर देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R13, 1 और 3 है ना बच्चे, और ये क्या हो जाएगी, R यहाँ से लेके यहाँ तक 24। कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, U बराबर W बराबर 4 है यहाँ पे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, 4 लाए हो तो 4 वर्क करने पड़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, सबसे पहले Q1 से स्टार्ट करो, के Q1 और साथ में कौन आएगा, Q2 अपॉन R12। अब Q2 से बाद कौन है, Q3, तो Q2 Q3 अपॉन R23। Q3 के बाद अब कौन है, Q4, तो Q3 Q4 अपॉन R34, और 4 के बाद वापस कौन आ गया, 1, तो Q4 Q1 अपॉन R41। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, Q1 से चले थे Q1 पे ही आ गए। लेकिन 2 चार्ज रह गए कि जब Q1 को, यहाँ देखो समझना, यहाँ पे 2 चीज और क्यों आई यहाँ पर। जब Q1 को लाए वर्क डन 0, कोई चार्ज नहीं था। Q2 को लाए तो इसने लगाया, Q3 को लाए तो इसने भी लगाया, उसने भी लगाया, Q4 को लाए तो इसने भी लगाया, उसने भी लगाया और इसने भी लगाया। ध्यान से समझो, तो देखो Q3 को लाए जब ये वाली डिस्टेंस काम आई थी, और Q4 को लाए तब ये वाली डिस्टेंस काम आई थी, यानी ये दोनों डिस्टेंस भी काम आने वाली है, यानी 2 टर्म हो रहेगी। कौन कौन सी, प्लस लगाओ यहाँ पर, के पहले लिखो 1 और 3, तो Q1 और Q3, और बीच की डिस्टेंस R13 प्लस, अब कौन कौन रह गए, ये दोनों किनारे आ गए, ये दोनों ले लो, के Q2 Q4 अपॉन R24। तो 6 टर्म हुई ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कोई 4 चार्जेस का सिस्टम है तो उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितनी टर्म से मिलेगा, 6 टर्म से मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन तो आना ही है ना। अब आपका दिमाग काम करेगा, 5 आ जाए तो 5 का क्वेश्चन आता ही नहीं। मैक्सिमम क्या है, 4 चार्जेस का सिस्टम है। आपको कोई कह देगा कि कोई स्क्वायर बना रहे हो आप, जिसके चारों कोनों पे कोई चार्ज पड़े, Q1 Q2 Q3 Q4, बताओ उस स्क्वायर को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल देना। आपको बोले कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में, ऐसा कोई सिस्टम बनाने में स्क्वायर टाइप का, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है या कितनी एनर्जी लगती है, तो फिर भी आपके आंसर किससे आना, इसी से आना। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, स्क्वायर बना दे, ट्राइंगल बना दे, 2 चार्ज पड़े हो, एक ही पड़ा हो, एक से आएगी क्या। फर्स्ट चार्ज को लाए थे, वर्क डन कितना था, 0, तो एक के लिए 0। तो बोला कि कोई अकेला चार्ज किसी स्पेस में लाए तो फिर कितना, तो 0। तो इस तरीके से आप 4 चार्जेस तक इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए अपन कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कस कि ये कैसे चलता है काम। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। अब आपको फॉर्मूला याद करना है। अभी मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, ऑनलाइन तो कैसे पूछेंगे, क्लास में हो फिर पूछेंगे आपसे, है ना क्वेश्चन। ये तो फालतू ही मिटे। देखो बेटा, यहां पर 4 पॉइंट पहले तो दो, A B C D। चार्ज कुछ अलग से रखते हैं, मजा आ जाए जिसमें। जैसे एक पे कैपिटल Q रखते हैं तो इधर स्मॉल q रखते हैं, इधर माइनस का कैपिटल Q रखते हैं तो इधर माइनस का Q रखते हैं। अब अच्छा दिख रहा है, यानी Q1 कैपिटल Q है, Q2 स्मॉल q है, Q3 माइनस Q है और Q4 माइनस का स्मॉल q है। और फिर ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सारी की सारी कैसी होती है, स्केलर
तो जैसे प्लस में दिया है तो प्लस में ले लेना, माइनस में है तो माइनस में, अपना दिमाग नहीं लगाना कि माइनस है तो ही प्लस में लिख दिया। ये काम अपन ने पहले ही चैप्टर में ही किया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल नट गया मैं कि भैया माइनस आ रहा माइनस लगाना, प्लस आ रहा प्लस ही लिखना। पहले चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी थी इसलिए हमने माइनस काम में नहीं लिए थे, अब यहाँ लेना है, ध्यान रखना है ये चीज। और ये डिस्टेंस देखो डी डी है, डी डी, और ये √2d और ये √2d। अब ये कोई बोला कि ये √2d कहाँ से आया, तो उस बच्चे को ऐसे समझाओ, उसके वैसे तो एक कान पे लगाओ कि तू इतने दिन कहाँ था। तो देखो एक थीटा बन रहा है यहाँ, ये 90 डिग्री बन रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, फिर उसको बोलो कि ये बेस हो जाएगा। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकलवाओ उससे, तो वो बोलेगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास डी और डी है, ये डी और ये भी डी, तो डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर थोड़ी चाहिए हमको, तो यही चाहिए, तो ऊपर उधर जाने दो रूट, तो 2d स्क्वायर। तो उसका दिमाग कहेगा कि ये रूट को स्क्वायर से हटा दूं, हटा तो दे लेकिन 2 पे स्क्वायर नहीं है, तो 2 पे तो स्क्वायर रह जाएगा और वो d स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो √2d। तो मैंने इसको लिख दिया d√2, मैंने √2d लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं, h आ गया। तो h कौन है, हाइपोटेनियस या डायगोनल, जो कितना है √2d। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। तो ये √2, यानी यहाँ पे जो भी साइड होती है सेम सेम है तो उसी का √2 हो जाता है। चलो आगे चलो रे, इसको निकालो। क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट इट, या तोड़ दो इसको। ऐसे भी तो बोल सकता है जोड़ने में कितना वर्क किया तो तोड़ने में कितना लगेगा। अरे जितना जोड़ने में लगा उतना ही तोड़ने में लगेगा, तो जोड़ो तोड़ो कैसे भी करो, आपके क्या आना है, एक ही आंसर। तो फाइंड द वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर, एक सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ 4 चार्जेस, या स्क्वायर की जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस ए शोन इन फिगर। तो 4, अभी तो दिख ही रहा है कौन कौन से चार्ज है, तो इसको करते हैं अपन, एक सेकेंड। तो देखो u कितना, w वर्क पूछ रहा है अपन से, तो u लिखो w लिखो, एक ही बात है। फॉर्मूला आप लगा दो बच्चों, k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q2 q3 अपॉन r23। ऐसे मेरे साथ याद करते चलो आप, 3 4 q3 q4 r34 प्लस k q4 q1 r41, 4 पूरे हो गए। अब डायगोनल ले लो, k q2 सॉरी 1 पहला आएगा, q1 q3 कौन है, q1 q3 अपॉन r13 प्लस ये वाला कौन है, q2 q4 अपॉन r24। अब देखो यहाँ पर अपन को पता नहीं है कौन q1 कौन q2 कौन q3 कौन r34 कौन वी डोंट नो। तो q1 ये है, ये q2 है, ये q3 है और ये q4, इतना ही करना है, बस ध्यान पड़ जाएगा अब कौन कौन क्या है। और डिस्टेंस तो अपन को ध्यान है सारी सेम है, तो हर जगह क्या लगानी है, डी लगानी है। और बस यहाँ ध्यान रखना r13 और r24 की जगह क्या लिखना है, √2d। तो देखो k q1 कितना है, कैपिटल Q, q2 कितना है, स्मॉल q अपॉन d, बीच की डिस्टेंस d। अब q2 q3, q2 कितना है, स्मॉल q, q3 कितना है, माइनस का q अपॉन फिर डिस्टेंस d प्लस देखो अगला टर्म कौन है, 1 2 3 पे कौन है, q3 q4, q3 और ये q4, तो k माइनस q कैपिटल का और माइनस स्मॉल का, ठीक है। अपॉन वापिस डिस्टेंस तो d है, प्लस k q4 और q1 यानी माइनस का q और ये प्लस का कैपिटल q अपॉन d, 4 होगी, नीचे d आ गया, यानी ये d ये d ये d ये d सारे d आ गए। अब कौन से रह गए, डायगोनल वाले। तो डायगोनल पहला वाला और थर्ड वाला q1 q3, तो k ये कौन है, q बड़ा q और ये माइनस का q, ध्यान से देखो q और माइनस का q, और बीच में कितना √2d। एक और रेडी कहाँ लिख रहा है, यहीं लिख देते प्लस k, अब ये छुप जाएगा तुम्हारे को दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख दूं k, यहीं से ऊंचा घुमा लो
फोर्थ वाली है 2Q2 Q4, तो Q2 कितना है स्मॉल q और Q4 कितना है माइनस का q अपॉन √2d। तो हमारे पास 6 टर्म आ गई बच्चों। देखो आगे सोल्व करते हैं, फॉर्मूला तो मिटा देता हूं मैं और इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। तो देखो कॉमन क्या निकल रहा, पहले तो इसको सोल्व कर लो। W बराबर क्या, तो कॉमन ही निकल गया, चलो बाहर निकालो इसको। और d भी कॉमन निकल रहा है, देखो d √2 है तो क्या हुआ, d तो है ना, तो k/d तो बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा QQ, इधर क्या बचा प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस माइनस 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 QQ और यहाँ माइनस माइनस प्लस QQ और यहाँ पर फिर माइनस QQ और उधर माइनस का Q² अपॉन √2, भूल मत जाना √2 भी था उधर ऊपर, माइनस का स्मॉल Q² अपॉन √2 ब्रैकेट बंद। तो देखो रे भाई कट गए, ये तो खेल ही खत्म। और ये बाहर निकलो, ये माइनस को बाहर निकालो, माइनस बाहर आ गया, k √2 भी कॉमन आ रहा, बाहर निकाल दो तो √2 और ये d, ठीक है ना। अंदर क्या बच गया Q² प्लस स्मॉल q का स्क्वायर, ये वर्क डन है। अब आपसे इतना ही पूछता है कि ये निकालो, तो आप इसको निकालने में क्या दिक्कत है। और आपको ज्यादा इसमें बोले कि भाई Q बराबर 2 कूलाम चार्ज है, 2 माइक्रो कूलाम, ये स्मॉल q बराबर 4 माइक्रो कूलाम है, प्लस का है माइनस का है, d 1 सेंटीमीटर है, क्या आप जानते हो, क्या आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या सोल्व नहीं कर सकते, बहुत आसान चीज है ये तो। इस तरीके से आपको ये सिंबल्स में आ जाना चाहिए, उसके बाद वैल्यू पुट करना बहुत आसान चीज है। नहीं भी करोगे तो आधा नंबर ही कटेगा, मेन नंबर तो इसी का ही है, क्योंकि वो तो आपका आंसर निकालेगी, यानी मेन स्टेटमेंट जो है, मेन एक्सप्रेशन तो यही आने वाला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर का बहुत आता है, ट्राइंगल का भी आ सकता है। एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाएं। प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स की किताब होती है वो आप निकाल ले, कहीं से खरीद ले, या किसी, जैसे मैं एक ऐप बता देता हूँ आपको, वहां से आप ले सकते हैं। CBSE एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे, वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको एक दीक्षा ऐप है, गवर्नमेंट का है, दीक्षा.gov.in, इस पे आप अपनी ईमेल आईडी से जाके लॉगिन करें। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में आपको वो पूछेगा कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट है या कोई अदर है, तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आपकी क्लास व्लास सारा पूछ लेगा वो। 12वीं क्लास है, साइंस स्ट्रीम है, उसमें आप डालते जाए मैटर, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें पढ़ना चाहते हैं। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक हर बुक विद नोट्स विद वीडियोस वहाँ अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक नहीं है, आप अवेलेबल, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपका मोबाइल तो होगा ही होगा, तभी आप मुझे देख पा रहे हो। मोबाइल है तो उसका यूज कर लो। दीक्षा साइट पर नहीं जाना चाहते हो, दीक्षा का ऐप है, दीक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। आपको अब देखो, गवर्नमेंट आके मुंह खोल के निवाला मुंह हाथ में नहीं डालेगी, आपके मुंह में नहीं डालेगी। आपको खाना तो खुद के हाथ से ही पड़ेगा भैया, वो तो खाना ला के रख सकती है, खाना अपन को ही। तो करें, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने। ये आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। अब हमारे को पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है, मुझे लगता है कि इसके जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस से आगे हट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है कोरोना में। तो इसमें हम जो बेसिक टॉपिक है जिनसे हमें फ्यूचर में काम पड़ेगा, या आगे किसी चैप्टर में इनका यूज हमें जब करना होगा किसी कैपेसिटर का, तो वहाँ कैपेसिटर क्या होता है हमें एकदम अधूरा सा ना लगे, तो उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर के। जैसे कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इस तरीके से कुछ टॉपिक हम वहाँ पर डिस्कस करके ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।